नमस्कार साथियों, आ चुका है आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का हमारा इंग्लिश का क्लास। इंग्लिश का क्लास 2 दिन पोस्टपोन रहा, उसके लिए सॉरी। मैं ये सब क्लास चल रहा था लेकिन इंग्लिश का क्लास नहीं ले पा रहा था। आज मैं हाजिर हो चुका हूँ आप लोगों के सामने। देखिए, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था नरेशन के बारे में। किसके बारे में बताया था? नरेशन। नरेशन के बारे में जब हमने आपको बताया तो उसमें हमने बताया कि 2 टाइप नरेशन के होते हैं। नरेशन के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप। नरेशन के कितने टाइप? 2 टाइप ना। कौन कौन से? एक होता है डायरेक्ट नरेशन यानी डीएन, और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन यानी आईएन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, सॉरी। क्या हो जाएगा? आईएन यानी इनडायरेक्ट नरेशन ना। नरेशन के 2 टाइप कौन कौन से? डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के वाक्य के अनुसार, वाक्य के अर्थ के अनुसार डायरेक्ट नरेशन के 5 वाक्य हुए। अर्थ के अनुसार डायरेक्ट नरेशन के कितने वाक्य? 5 वाक्य, जिसमें कि पहला का नाम था असर्टिव सेंटेंस, एएस, ठीक है। दूसरा का नाम था इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आईएस। तीसरा का नाम था इंपरेटिव सेंटेंस, फिर से आईएस। चौथा का नाम था ऑप्टेटिव सेंटेंस, ओएस। और पांचवा का नाम था हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी ईएस। ये हमारा कितने टाइप हो गए? 5 टाइप हो गए। किसकी? डायरेक्ट नरेशन के। किसके अनुसार? तो वाक्य के अर्थ के अनुसार डायरेक्ट नरेशन के 5 वाक्य हुए, ठीक है। हमने तो साथियों डायरेक्ट नरेशन भी पढ़ लिया, नरेशन पढ़ा। नरेशन का टाइप नंबर 1 डायरेक्ट नरेशन पढ़ा। डायरेक्ट नरेशन में असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ लिया। कोई दिक्कत? यहां तक उम्मीद है मैंने आप लोगों को जिस तरह से बताया है इसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग करते हैं क्या कि इनडायरेक्ट नरेशन में एंट्री करते हैं। डायरेक्ट नरेशन मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया है। उम्मीद है कि जितने भी मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज बनाने के लिए बोला था आप लोग बना लिए होंगे, ठीक है। चलिए, तो इनडायरेक्ट नरेशन अगर किसी पास कोई बनाए नहीं हो तो बना लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगा। क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन में इसके जस्ट रिवर्स यानी इसके नियम के में कोई इसका मैच नहीं करता, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। और ये अलग है तो इसका भी जानकारी होना चाहिए। जो नहीं बनाया होगा ना ऑनलाइन में, ऐसा सिस्टम मेरे पास रहता कि यहाँ से हम कुछ कर देते तो मोबाइल भड़क जाता, ठीक है, या कुछ और हो जाता, या फिर मोबाइल से अंदर निकल के एक पंच मारता। बना लेना जरूर किसी भी हाल में, समझे? प्यार से समझा रहे हैं, बना लीजिएगा। ऑनलाइन में तो हम चेक नहीं कर सकते हैं कि आप बनाए कि नहीं, लेकिन हमारा टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, अगर हो गया वैसा ना तो मोबाइले भड़का देंगे। अगर जो नहीं बनाया होगा मेरे पास हमको पता चल जाए, उसके बाद हम ऐसा ही करेंगे। इसलिए प्रयास कीजिएगा कि डायरेक्ट नरेशन का जितना भी एक्सरसाइज है, जो भी मैंने आप लोगों को बताया था, वो आप लोगों को बना लेना है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन में एंट्री करते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन के भी कोई टाइप होते हैं क्या? इनडायरेक्ट नरेशन में क्या क्या नियम लगते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन के अनुवाद करने के यानी ट्रांसलेट करने के कुछ अलग नियम होते हैं क्या? ये तमाम जानकारी आज हम लोग जानेंगे। किसमें? इनडायरेक्ट नरेशन में। तो इनडायरेक्ट नरेशन में देखते हैं साथियों, इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। देखिए, इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से होता है कि जब किसी वक्ता के द्वारा, ध्यान से सुनना, जब किसी वक्ता के द्वारा किसी बात को या किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को हूबहू ना बोलकर उसमें कुछ फेर बदल कर दिया जाए। यानी मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ। एक आदमी है, ठीक है, ये एक वक्ता है, इसके द्वारा जो है सो कुछ कहा जा रहा है ना। इसके द्वारा कुछ जब कहा जा रहा है तो दूसरा जो लिसनर है यानी जो सुन रहा है इसके बात को, वो जो है सो इसी बात को हूबहू ना कह करके कुछ चेंज कर दिया, अपने से कुछ फेर बदल कर दिया, परिवर्तन कर दिया।
और तब उसके भाव को, उसके जो उस बात से कही जाने वाली सारांश है, आशय है, उसको व्यक्त करता है, तो डायरेक्ट नरेशन ना कह के वो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट नरेशन। यानी सिंपल सा भाषा में कहे तो वक्ता के द्वारा कही गई बात को फेर बदल करके उसके उस बातों को, उसकी सारांश को, उसके व्यक्तित्व को यानी उसके आशय को रखा जाए, व्यक्त किया जाए, बताया जाए, बोला जाए, तो वही इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ध्यान से सुन लिए, समझ में आया? एक बार और मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा लैंग्वेज आप लोगों को टफ लग रहा हो तो। जैसे मैंने कोई बात कहा, ठीक है, ध्यान से सुनना एग्जाम्पल। जैसे मैंने आपसे कुछ बात कहा, आप मेरी उसी बात को, मैंने कहा आपसे राम खाता है, ठीक है, मैंने ऐसा कहा कि राम खाता है। अब आप जो है सो उस बात को किसी और दूसरे से बोलना चाहते हैं, तो किसी और से बोले, और जो मैंने कहा राम खाता है उसमें फेर बदल कर दी, जैसे राम नहीं खाता है, तो आपने उसको बदल दिया सेंटेंस को, मेरे वाक्य को। जब उस सेंटेंस को बदल करके किसी और से मेरे बातों को रखते हैं, आशय करते हैं, मेरे सारांश को जो है सो व्यक्त करते हैं, तो वही इनडायरेक्ट नरेशन यानी अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए, इसमें जो है सो इनडायरेक्ट नरेशन में, ये जो इनडायरेक्ट नरेशन है, इसमें इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं है। क्या है? इन्वर्टेड कॉमा। जो हम लोग ये जो दिखाते थे, ये क्या है मेरा इन्वर्टेड कॉमा, इसका प्रयोग यहाँ पे नहीं है। आप लोग इन्वर्टेड कॉमा याद है ना, भूले नहीं है ना? चलिए, वो क्या का किस में प्रयोग था? डायरेक्ट नरेशन में। इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किस में था? डायरेक्ट नरेशन में। लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन यानी अप्रत्यक्ष कथन में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं है। ध्यान रहे, ठीक है? जब आप वाक्य को लिखें, सेंटेंस को लिखें, तो आपको ये ध्यान रहे कि वहां पे हमें इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है? ये चीज हो गया। अब देखिए, डायरेक्ट नरेशन के की तरह ही, जो डायरेक्ट नरेशन ये हमारा है, इसी के तरह जो है सो इनडायरेक्ट नरेशन में भी वाक्य भी, इनडायरेक्ट नरेशन के वाक्य भी अर्थ के अनुसार 5 प्रकार के होते हैं। मैंने अभी आपसे बोला था ना पिछले क्लास में, सॉरी, मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि क्या इनडायरेक्ट नरेशन के भी कोई टाइप होते हैं? तो उसका जवाब क्या है? हाँ भैया, होते हैं ना। कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप होते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन के कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप। जिस तरह से हमने डायरेक्ट नरेशन में पढ़ा, उसी तरह के 5 टाइप इनडायरेक्ट नरेशन में भी होते हैं। किसके अनुसार? तो अर्थ के अनुसार जो है सो इनडायरेक्ट नरेशन के 5 वाक्य यानी 5 सेंटेंस होते हैं। अब कौन कौन से वो होते हैं, मैं आप लोगों को जरा दिखा दूं, बता दूं। चलिए, पहला का नाम क्या है? इसमें इनडायरेक्ट नरेशन में पहले सेंटेंस का, पहले वाक्य का इनडायरेक्ट नरेशन में क्या नाम है? असर्टिव सेंटेंस। जस्ट इसी के तरह ही इसमें भी होते हैं। क्या होते हैं? इसके वाक्य होते हैं। तो पहले का नाम क्या है? असर्टिव सेंटेंस, सेंटेंसेस। चलिए, सेंटेंसेस कीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है? तीसरा नंबर जो है सो, ये मैंने इस तरह से ये दिया है क्योंकि यहीं पे सेंटेंस ये भी लिखाएगा, सेंटेंस होगा, इसलिए मैंने इस तरह से दे दिया। ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव तो हमने पढ़ लिया। अब क्या है मेरा? इंपरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा जो है सो हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। पांचवा जो क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है साथियों, हमने क्या देखा? डायरेक्ट नरेशन में ये 5 टाइप देखा। उसी तरह से इनडायरेक्ट नरेशन के भी अर्थ के अनुसार 5 वाक्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये 5 टाइप, 5 वाक्य होते हैं, 5 सेंटेंस है इसके।
ठीक है, 5 sentences ऑफ इंटरोगेटिव 5 sentences ऑफ इनडायरेक्ट नरेशंस या स्पीच या नरेशन दोनों सेम ही होते हैं, बराबर होते हैं। स्पीच का भी मतलब कथन ही होता है और नरेशन का भी मतलब कथन ही होता है, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया है। तो जो भी स्टूडेंट ये वीडियो अगर पिछले वाले ना देखे हो तो वो जरूर देख ले, क्योंकि डायरेक्ट नरेशन को भी समझना बहुत जरूरी है। अगर डायरेक्ट नरेशन आपको पता रहेगा तो आपको नरेशन में जितने भी वाक्य किस तरह के आते हैं ये सारा ट्रांसलेट करने में, अनुवाद करने में या किसी से बात करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। किसमें? इंग्लिश में अगर बात करना है तो मैंने आप लोगों को पहले टेंस पढ़ाया है, टेंस में भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को नरेशन में बताया, तो इसमें भी आप लोग बात करने के लिए जो किसी से दूसरे से किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है ये सारा आप लोग सीख सकते हैं। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसमें जो 5 टाइप होते हैं इनडायरेक्ट नरेशंस के भी कुछ अपने रूल रेगुलेशन नियम है। क्या नियम है? तो साथियों मैंने आप लोगों को बताया था कि डायरेक्ट नरेशन में अगर डायरेक्ट नरेशन का कोई वाक्य लिखा हुआ हो, कोई सेंटेंस लिखा हुआ हो, तो उसका ट्रांसलेट यानी अनुवाद करने में हमें कोई नियम का प्रयोग नहीं करना पड़ता था। ध्यान है ना? याद है आप लोगों को? यानी डायरेक्ट नरेशन में जब हम लोगों ने पढ़ा था, डायरेक्ट नरेशन के वाक्यों को लिखा था, तो हम जो है सो सिंपली जिस तरह का वाक्य आता था, असर्टिव का, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सब जितने भी इन सारे का वाक्य आता था, इन सब सेंटेंसेस जो आते थे डायरेक्ट नरेशन में, उन सभी का हम लोगों को ट्रांसलेट करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ, कहीं भी कोई अलग से नियम नहीं लगाना पड़ा ना। यानी इसमें जो है सो जिस तरह का ज्यों का त्यों हम लोग ट्रांसलेट यानी अनुवाद कर देते थे। हिंदी में वाक्य रहता था तो इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में हम लोग अनुवाद कर देते थे। लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आपने सही सुना, इनडायरेक्ट नरेशन में जो है सो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ध्यान रहे आप लोगों को। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन के एक अपने अलग नियम है। डायरेक्ट नरेशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ध्यान रहे ना। क्या है ये? भले ही आपका असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ये सब सारा सेंटेंसेस जो है सो सेम टू सेम है, बट इसका जो है सो नियम यानी अनुवाद करने के नियम अलग है। कहने का अर्थ ये है कि अगर इनडायरेक्ट नरेशन का कोई वाक्य लिखा जाए, कोई हिंदी में, क्या में? हिंदी में अगर वाक्य लिखा जाए तो जो है सो उसको इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में ट्रांसलेट यानी अनुवाद करने के लिए अपने एक अलग नियम हैं। किसके? इनडायरेक्ट नरेशन के। क्या है? उसके एक अपने नियम है, ठीक है। वो नियम क्या है? क्या है? नियम है। और इसमें नियम नहीं था। क्या था? इसमें नियम नॉट अलाउड, इसमें नियम अलाउड है। ध्यान रहे, क्या है? इसमें नियम अलाउड है, इसमें नियम नॉट अलाउड। और यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन के अपने नियम है अनुवाद करने के। चलिए तो क्या क्या नियम है वो चीज हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो इसमें जो है सो अनुवाद करने के लिए 3 अंग का प्रयोग किया गया है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग ताकि कहीं भी मिस ना करें, क्योंकि मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि डायरेक्ट नरेशन जितना ये पूरा है ना, ध्यान से सुनना बाबू, ये डायरेक्ट नरेशन यानी प्रत्यक्ष कथन में जितने भी ये टाइप हैं, जितना ये सारा मिलके जो मैंने पढ़ाया था एक क्लास में, 2 क्लास में, 3 क्लास जितना भी लगा था, वो ये अकेले इनडायरेक्ट नरेशन कवर करता है। ध्यान रहे आप लोगों को, इनडायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट नरेशन से कहीं बढ़ के बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। ज्यादा बड़ा है मतलब भास्ट नहीं है, मुश्किल नहीं है पढ़ना, मुश्किल नहीं है। वो जो है सो इसका नियम जो है सो बड़ा बड़ा है। नियम, ये चीज ध्यान रखना है, समझे। पढ़ना कुछ भी मुश्किल नहीं है, समझ में आए, पढ़ो ऐसा जो कि दूसरे को पढ़ा सको, ठीक है। क्या कहा जाता है? पढ़ो ऐसा कि दूसरे को पढ़ा सको। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आप भी ऐसा पढ़ें, साथ में अगर मेरे साथ में पढ़ रहे हैं या किसी भी टीचर से आप लोग पढ़ रहे हैं तो ऐसा पढ़ें कि जो भी आप उस टीचर से अर्जित करते हैं, जो भी उस टीचर से लेते हैं, जो भी उस टीचर से सीखते हैं, वो बात को किसी और के साथ हम समझा सके, उसे व्यक्त कर सके, ऐसा पढ़ाई होना चाहिए, ठीक है ना। तभी ना आगे जाके टीचर बनोगे।
तो टीचर नहीं बनना है, फिर भी एक अपने से ऐसा पढ़िए कि आप लोगों को हमेशा काम दे ना। चलिए, तो क्या करते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट नरेशन को सीखते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी होते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन के अनुवाद करने के नियम में 3 अंगों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? 3 अंग होते हैं। अनुवाद करने के 3 नियम हैं। क्या है? रूल। रूल यानी कि रूल तो उसमें है, लेकिन हम लोग क्या जानेंगे, नियमों का संबंध जो है, सो इसके नियम जो है उसके संबंध 3 अंगों से है। कौन कौन से? चलिए, तो मैं यहाँ पे बता दूं ऊपर में कौन कौन से हैं। पहला का नाम है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या नाम है? रिपोर्टिंग वर्ब। पहला अंग क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब से। ठीक है। दूसरा जो है सो इनवर्टेड कॉमास के स्थान पर से। क्या? इनवर्टेड स्थान पर से। तीसरा नंबर जो है सो हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच से। ये जो है सो 3 अंग हैं। क्या है? 3 अंग हैं। किसके 3 अंग हैं? तो इनडायरेक्ट नरेशंस में अनुवाद करने के नियम के 3 अंग हैं। इन्हीं 3 अंगों की मदद से, इन्हीं 3 अंगों की मदद से हम लोग क्या करेंगे? अनुवाद करने के लिए सीखेंगे, ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे। तो पहला हमारा क्या है दोस्तों? रिपोर्टिंग वर्ब से। दूसरा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर से, और रिपोर्टेड स्पीच से। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर आपने तो अभी बोला था इसमें इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं होता है, आपने यहाँ क्या लिखा है? इन्वर्टेड कॉमास। अरे भाई मेरे, तो आगे भी पढ़ ले, क्या लिखा हुआ है? इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर से। पर से, ध्यान से सुनना, क्या बोलता है? इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर से, यानी इन्वर्टेड कॉमा वहां पे नहीं है। क्या है? वहां पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कुछ और रहेगा। तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, क्या नियम लगाएंगे, इस अंग के द्वारा जो है सो हम लोग सीखेंगे। समझ में आ गया? ये हमारा 3 पार्ट्स था, 3 अंग थे। किसके? इनडायरेक्ट नरेशन के। इनडायरेक्ट नरेशन में वाक्य को अनुवाद करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए जो है सो 3 अंग थे, और इन 3 अंगों को हम लोगों ने देखा। कल जो है साथियों, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। मैंने 3 अंग आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग कल क्या देखेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब से कि किस तरह से अनुवाद करने का नियम निकलता है हमारे पास। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर से किस तरह का नियम निकलता है हमारे पास, और रिपोर्टेड स्पीच से किस तरह का नियम निकलता है हमारे पास ट्रांसलेट करने के लिए, अनुवाद करने के लिए। किसमें किसका सेंटेंस? तो इनडायरेक्ट नरेशंस का सेंटेंस यानी वाक्य जो भी रहेगा उसका अनुवाद करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। चलिए साथियों, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर जो है सो कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिला आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। ठीक है, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।